जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है कि उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। ये अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा कंपाइलेशन है, मतलब उस घटना इस डेट के बीच में जितना भी घटनाक्रम हुआ राज्य व्यवस्था एवं शासन से लेकर, वह सभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चरों में हम लोगों ने संविधान से जुड़े मुद्दे किए थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग इसके 9 टॉपिक थे, सारे कर लिए थे। फिर संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारी कार्यप्रणाली, इसमें भी हम लोगों ने 2 टॉपिक कर लिया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आज शुरू होगा लोकपाल और लोकायुक्त, तीसरा टॉपिक से आज शुरू होगा। देखते हैं आज कहाँ तक जाता है, जितना भी जाएगा आज इसे हम करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इसे पाते होंगे या फिर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण होगा। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को इससे मदद मिल सके और वो आपको भी धन्यवाद कर सके। और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी लाभ हो। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त आज का हमारा यह टॉपिक रहा, लोकपाल और लोकायुक्त। देखते हैं इसमें क्या है, सुर्खियों में यह क्यों रहा, तो देखते हैं। केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त पद की पृष्ठभूमि, तो इसकी क्या पृष्ठभूमि, आइए देखते हैं। लोकपाल लोकायुक्त पद की रचना LM सिंघवी ने की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था। 2004 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। 2014 में यह संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसी संवैधानिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। मतलब यह एक संवैधानिक निकाय की स्थापना प्रदान करता है, संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त। इसका उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच करना। मतलब यह बेसिकली भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे के बारे में जांच करता है। लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष हैं। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना कर ली है। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र ने और 1999 में केरल ने। ठीक है, इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है या भारत में और भारत के बाहर हुए लोक सेवकों पर लागू होता है। फिर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या है यह देखते हैं, इसकी विशेषता और विवरण। संरचना इसकी कैसी है, तो लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल हो सकते हैं। मतलब इसमें टोटल 9 मेंबर बड़ी है। इसमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में से होंगे। ठीक है, तो इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है। इसका कार्यकाल क्या होगा, तो अध्यक्ष और सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसका कार्यकाल या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो उसके तहत किया जाता है। फिर चयन समिति इसका कौन कौन है, तो अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चयन समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रतिष्ठित न्यायविद समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित शामिल होंगे। 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशासनिक विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो संपत्ति की जब्ती कैसे होगी इसमें, तो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। ठीक है, फिर पूछताछ व जांच के लिए समय, तो सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस 6 महीने की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है अगर सीबीआई लिखित रूप से दे तो। सीबीआई के संबंध में शक्ति क्या होगी, तो लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट की गई मामलों से संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के
स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ठीक है। फिर लोकायुक्त क्या होगा, तो इसके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं सहित तक होगा। तो मतलब इसमें क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी आ जाएंगे और कुछ निजी संस्था भी आ जाएंगे। पद से हटना मतलब इसे पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब इसे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। इसके लिए संसद में कम से कम 100 सदस्य या सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 100 सांसद को ऐसा हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। फिर लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है, तो यह प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र राज्य के अधिकारियों तक विस्तृत है। मतलब प्रधानमंत्री तक, मंत्रियों तक, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी, डी मतलब जितने ग्रुप के अधिकारी होते हैं सभी तक इनके अधिकार विस्तृत हैं। कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख से अधिक की विदेशी योगदान प्राप्त करता है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी ट्रस्ट या संस्था जो 10 लाख से ऊपर विदेशी निवेश प्राप्त करता है। तो लोकायुक्त, लोकपाल आप लोग समझ गए होंगे। अगला है संसदीय समिति। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा, तो राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समकक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। तो मतलब एक समिति ने अपनी समय सीमा बढ़ाने के लिए सिफारिश प्रस्तुत की, इसलिए सुर्खियों में आ गया। अन्य संबंधित तथ्य इसमें क्या क्या है, तो देख लेते हैं। राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया था। ठीक है। राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। तो राज्यसभा सचिवालय जो है वो राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन में काम करता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप लोगों को पता हो, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, तो राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना, फिर संसदीय समिति को सेवा या अन्य सहायता प्रदान करना, और राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रकाशित करना। यह सभी राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य हैं। आइए देखते हैं संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समिति क्या है, तो संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है और जो उसके निर्देश में कार्य करती है। यह समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो संसदीय समिति की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। तो अगर कोई पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्रिटिश संसद से इसकी उत्पत्ति हुई है। संसदीय समिति को अपना प्राधिकार संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त है। तो संसदीय समिति को अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त है, अगर कोई पूछे तो अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 118 सांसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ठीक है। संसदीय समिति की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सांसद जो है वह संसदीय समिति की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि समिति जो बोल दी वह सांसद को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है, हालांकि उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। तो इन सभी मामलों में दोनों सदनों के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं संसदीय स्थानीय समिति के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय विधेयक सुनिश्चित करना, मतलब जो भी वित्त विवेक हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाए। फिर प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना और गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और सरकार के जवाबदेही को बनाए रखना। यह संसदीय समिति के उद्देश्य होते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं संसदीय समितियाँ। कौन कौन सी संसदीय समिति कैसे कैसे होती है, तो पहला स्थायी समिति। मतलब संसदीय समिति दो भाग में हो जाते हैं, पहला एक स्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति क्या है, तो इसके भी दो पार्ट हैं। इनकी प्रकृति अस्थायी होती है और दूसरा
इसका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती है। ठीक है, स्थायी समिति की विशेषताएं। फिर तदर्थ समिति की क्या विशेषताएं? तो इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, यह कहीं भी भंग की जा सकती है, कहीं भी गठित किया जा सकती है। यह समिति सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर समाप्त हो जाती है। मतलब तदर्थ समिति को कार्य जो सौंपा जाता है वह पूरा होने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर अस्थायी समितियाँ, कौन कौन सी अस्थायी समितियाँ यह देख लेते हैं। तो वित्तीय समितियाँ हैं, मंत्रियों विभागों से संबंधित विभागीय स्थानीय समितियाँ हैं। फिर जांच पड़ताल करने वाली समितियाँ हैं। फिर हाउस कीपिंग समितियाँ अथवा सेवा समितियाँ हैं। फिर सदन के दैनंदिन कार्य से संबंधित समितियाँ हैं। समीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियाँ हैं। तो यह सभी समिति अस्थायी समिति है और तदर्थ समिति भी कुछ कुछ होते हैं। तो इस टॉपिक को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, NCR। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था कुछ समय पहले, मतलब 1-2 साल पहले। यह फिर से न्यूज़ में आ गया। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कैग ने असम में NCR अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें असम में NCR को अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया है। तो इसमें बेसिकली असम में जो डाटा से छेड़छाड़ हुआ है उसके बारे में यह बताया गया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। तो NCR के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। NCR उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं। यह तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान करता है। तो NCR बेसिकली भारतीय नागरिकों का एक रिकॉर्ड है और यह बांग्लादेश से जो मतलब नागरिक आए थे उनके प्रवासी का ही पहचान करता है कि मतलब कौन कौन से वहाँ से आए थे। ठीक है, तो इसमें और देखते हैं क्या क्या है। वर्तमान में असम NCR तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। ठीक है, इससे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। तो असम पहला राज्य है जिसने NCR तैयार किया था और इसने 1951 में तैयार किया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया, मतलब 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया। NCR के नागरिकता अधिनियम 1955 तक नागरिकता तथा नागरिकता नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया। तो NCR अपडेट किसके 2 नियम के तहत किया गया। तो पहला नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के तहत अपडेट किया गया। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार और दायित्व होंगे। तो इस धारा में कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जितना भी लोग असम में प्रवेश किए उन सभी विदेशियों के पास भी भारतीय नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। असम NCR में केवल उन्हीं लोगों व उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया है जिसके नाम 24 मार्च 1971 तक की किसी मतदाता सूची में या 1951 के NCR में मौजूद हैं। मतलब असम NCR में कहा गया है कि उन्हीं लोगों व उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका नाम 24 मार्च 1971 तक की किसी मतदाता सूची में है या फिर 1951 के NCR में मौजूद है। असम NCR की उत्पत्ति 1985 में असम समझौते से मानी जाती है। NCR में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के नाम NCR सूची में नहीं है उसके पास विदेशी विषयक अधिकरण मतलब फॉरेनर ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प मौजूद है। मतलब जिनका भी नाम नहीं है वह फॉरेनर ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। फिर संबंधित तथ्य से देख लेते हैं क्या क्या है। तो नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। तो कौन कौन सी अधिसूचना है देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए हैं जो अब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता की त्याग कर दी थी, लेकिन अब वे वयस्क होने पर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई व्यक्ति जो अपनी नागरिकता का त्याग करता है उसका प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कोई भी बालक वयस्क होने पर 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा कर सकता है कि वह भारतीय नागरिक फिर से प्राप्त करना चाहता है। 1955 के नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके को निर्धारित करता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत। इसमें हो जाएगा जन्म हो जाएगा, वंश हो जाएगा, अवजनन, फिर पंजीकरण हो जाएगा, फिर देशीकरण हो जाएगा और फिर किसी क्षेत्र का समावेशन हो जाएगा। तो यह 5 तरीके हैं नागरिकता अर्जित करने के।
नागरिकता अधिनियम में 1986 में, 1992 में, 2005 में और 2019 में संशोधन किए गए। मतलब इसमें टोटल 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं नागरिकता अधिनियम में अब तक। भारतीय नागरिकता का त्याग, मतलब त्याग कैसे किया जा सकता है भारतीय नागरिकता का। तो वयस्क, आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। मतलब कोई नागरिक अगर चाहे तो त्याग कर सकता है। कैसे? तो वह अपना नागरिकता का त्याग करके या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता को अर्जित करके। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के अन्य तरीके, मतलब इसके कई अन्य तरीके भी हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति के, तो वह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। मतलब अगर धोखाधड़ी से किसी ने नागरिकता प्राप्त की तो सरकार उसे वंचित कर सकती है। फिर दूसरा, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अगर कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है स्वेच्छा से तो उस केस में भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। तो यह टॉपिक भी उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर है प्रत्यायोजित विधान, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, आइए देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों में प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियाँ, मतलब मूल कानून पेरेंट एक्ट द्वारा की गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो यह अधिकारिता, मतलब अल्ट्रा वायरस है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक निर्णय में कहा कि कोई भी राज्य अपने शक्तियों से अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो ऐसे शक्तियों को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगा। अन्य संबंधित तथ्य से क्या क्या देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रत्यायोजित विधान के मूल कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह अधिकारिता या अधिकारारित है और इसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य प्रावधानों द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उनका पूरक होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्यायोजित विधान के बारे में आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून या प्राथमिक विधान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। यह कानून उन मूल कानूनों के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार संसद मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह कानून से संसद अन्य मतलब विधानसभाओं को सक्षम बनाती है कानून बनाने में। भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्ति विधायिका को दी गई है, जबकि कार्यपालिका के पास कानून को लागू करने की शक्ति है। तो भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास और लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। समय की कमी के कारण विधायिका खुद को नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है, इसलिए संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। कभी कभी समय की कमी के कारण कार्यपालिका को भी नियम या विनियम बनाने की शक्ति सौंपा जाता है इसके तहत। तो इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अमान्य होगा। मतलब किस किस स्थिति में यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अमान्य होगा यह देख लेते हैं। यदि मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस केस में यह अमान्य हो जाएगा। यदि नियम या विनियम मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर है या मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो इस केस में भी यह बाहर हो जाएगा। यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियम को बनाने की विधायी क्षमता नहीं है, ठीक है, यह यदि मनमाने और बिना किसी कारण के प्रायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, फिर भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रायोजित विधान के प्रावधान नहीं किया जा सकता। यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मान्य होगा। ठीक है, मतलब पुराने किसी नियम के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने अनिवार्य विधायी कार्यों को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बेंच को नहीं सौंपेगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। संसद पर कार्य के दबाव को कम करना, मतलब संसद पर जो कार्य का दबाव है उसे कम करने का यह उद्देश्य है। विकेंद्रीकृत और क्षेत्रक विशिष्ट नियम विनियम बनाने में सहायता करना, मतलब इसमें विकेंद्रीकरण के बारे में है कि अगर मतलब अलग अलग संस्था नियम बनाएंगे तो उससे विकेंद्रीकरण होगा। आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करना, मतलब जिस तरह से जटिलता बढ़ती जाएगी उस तरह से अधिकार का विकेंद्रीकरण किया जाना यह भी उचित है। संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाना, मतलब संसद द्वारा अधिनियम के मतलब पारित होने के प्रतीक्षा किए बिना सरकार को कानून बनाने की सक्षम बनाना है। तो यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है पंचायती उपबंध। अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1999, पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1966 पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की अधिसूचित की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने यह संशोधन पेश किया है जिस कारण से यह सुर्खियों में रह गया। तो पेशा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ कौन कौन सी है यह देख लेते हैं। तो भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्र के दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेचे गए या हस्तांतरित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति, मतलब इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के मतलब अनुसूचित क्षेत्र को लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते, अगर ऐसा है तो फिर उन्हें वापस करना होगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कर्मियों पर नियंत्रण की शक्ति, तो इसमें संस्थाओं और कर्मियों पर नियंत्रण की शक्ति देता है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वन उपाय में स्वामित्व की शक्ति देता है, मतलब जल निकायों का प्रबंधन और वन के बारे में इसमें बताया गया है, वन की संरक्षण भी करता है। शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने, ग्राम बाजारों के प्रबंधन और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। पेशा जो भी है, पेशा एक्ट जो है। फिर विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावी लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के पूर्व मंजूरी की शक्ति, मतलब विकास परियोजनाओं के कारण जो भी मतलब जिनका भी माइग्रेशन होता है उनको पुनर्निवास की शक्ति देता है ये। आइए अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं पेशा के बारे में। पेशा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेशा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। तो इससे पहले भी 6 राज्य इस नियम को लागू किए हुए, तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन है। इसके पहले पेशा अधिनियम को लागू करने वाले राज्य कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। ये 6 राज्य पहले से थे, अब छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत आ गया है। पेशा अधिनियम 1996 के बारे में, तो यह पेशा अधिनियम 1996 है क्या? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पेशा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। तो यह नाम याद रखिएगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति। इसका उद्देश्य जनजातियों की सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नोडल मंत्रालय है। तो पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है इसे लागू करने के लिए। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। तो संविधान के भीतर संविधान अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा पेशा अधिनियम। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इस संबंध में अनुच्छेद 244(1) को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। ये 10 राज्य कौन कौन से आइए देख लेते हैं जहाँ ये नियम लागू होता है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना है। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ ये लागू होता है। पेशा अधिनियम 1996 के अन्य विशेषताएं, तो इनमें अन्य विशेषताएं क्या क्या पेशा अधिनियम के बारे में आइए देख लेते हैं। प्रथागत कानूनों के अनुरूप, तो इसमें क्या क्या है देखिए। पंचायत के संबंध में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजाति समुदाय के
प्रथागत कानूनों, उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रावधानों की पद्धति के अनुरूप होंगे। मतलब जनजाति समुदाय जो होंगे उनके प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के अनुरूप यह नियम होगा। तो ग्राम सभा में देखते हैं क्या क्या है। तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, यह इस अधिनियम में दिया हुआ। यह ऐसे व्यक्ति से मिलकर बनेगी जिसका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। तो ग्राम सभा में ऐसे लोग होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है उस ग्राम के लिए। ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व, तो इसकी भूमिका और दायित्व क्या है यह देखते हैं। तो ग्राम सभा के पास गांव में विकास संबंधित सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी होगी। ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनके सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके की रक्षा व सुरक्षा करेगी। तो इसमें दिया हुआ है ग्राम सभा की भूमिका के बारे में। फिर आरक्षण के बारे में इसमें दिया हुआ है। प्रत्येक पंचायत में जनजाति समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित न्यूनतम 50% होगी। तो यहाँ पे 50% के आरक्षण के बारे में बताया गया है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित होंगे। साथ ही पंचायत के सभी स्तरों पर अन्य पद भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। मतलब पंचायत के सभी स्तर पर जनजातियों के लिए सीट आरक्षित होंगी। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। अगला है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, मतलब अदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में आ गए थे उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या है यह भी देख लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल ने कुछ समय पूर्व लाभ के पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में आयोग ठहराए जाने का मामला भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया था क्योंकि झारखंड में ऐसा हुआ था राज्यपाल के द्वारा। लाभ का पद की व्याख्या एक ऐसी दर्जे के रूप में की जाती है जिसमें पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फ़ायदा मिलता है। इसे संविधान का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद मतलब इस लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 191 क्लॉज 1 के तहत क्रमशः एक सांसद या विधायक या विधान परिषद का सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जाता है। तो मतलब इसके अंतर्गत सांसद, विधायक या फिर एमएलसी को सरकारी लाभ का पद धारण करने से रोका जाता है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता जिन्हें संसद ने कानून द्वारा अलाभकारी पद घोषित किया हुआ। मतलब इसमें कुछ ऐसे अलाभकारी पद भी है जिसे घोषित किया हुआ है। अगर उस पद पर कोई व्यक्ति है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ के पद में संबंध में अयोग्यता का निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप में निर्णय लेने होते हैं। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मतलब MP लैड्स नियम, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लैड्स रूल। तो यार न्यूज़ में क्या होगा आगे आइए देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड्स नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत MP लैड्स निधि पर जमा होने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। तो MP लैड्स में जो भी निधि जाती थी उसमें ब्याज जो भी जाता था वो अब संचित निधि में जाएगा। इससे पहले इस निधि पर अर्जित ब्याज को MP लैड खाते में जमा किया जाता था। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। तो इससे पहले जो भी इस पर ब्याज आता था वो MP लैड खाते में जमा किया जाता था, जिससे विकास परियोजना में यूज़ किया जाता था। अब यह संचित निधि में जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य निधियों का समय पर आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब इसका उद्देश्य यह है कि निधियों पर मतलब जो भी मनी होगा उसे समय पर आवंटित किया जाए और इससे विकास और कुशल हो। MP लैड को 1993 में शुरू किया गया था। यह संसद को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति को विकास कार्यों को संपन्न करने की सिफारिश का अधिकार देता है। इसके तहत प्रत्येक संसद को 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये की 2 किस्तों में फंड जारी किया जाता है। तो इसके तहत 5 करोड़ रुपये दिया जाता है प्रत्येक संसद को प्रत्येक वर्ष, जो कि 2.5 करोड़ की
किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक वर्ष संसद को निम्नलिखित अनुपात में इस निधि का कार्य की सिफारिश करनी होती है। तो कौन कौन से कार्य है? तो अनुसूचित जाति एससी की आबादी वाले क्षेत्र के लिए एमपीलैड निधि का कम से कम 15% और अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी वाले क्षेत्र के लिए एमपीलैड निधि का 5.5%। ठीक है। एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां व्यक्तिगत नहीं होती है, अर्थात इसका उपयोग नहीं होने पर भी निधि वैसी ही रहती है। मतलब एमपीलैड्स की भी जो भी निधि, मतलब जो भी पैसा दिया जाता है वो व्यापगत नहीं होता है। मतलब जो पैसा दे दिया जाता है वह पैसा वहीं रहता है, उसे वापस नहीं लिया जाता साल भर, मतलब 1 साल का टर्म पूरा होने पर। जिला स्तर पर इस योजना के तहत कार्यों के समग्र समन्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकरण जिम्मेदार है। जिला प्राधिकरण के प्रति वर्ष कार्यान्वयन के हित के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI जिम्मेदार है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यह न्यूज़ में क्यों आई, आइए देखते हैं। NEVA प्रणाली को नागरिक और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्य और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया क्योंकि इसमें संबंधित सभी डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस विधान को NEVA के रूप में पुनः नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय NEVA को शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है, इसे शुरू करने के लिए। NEVA के लक्ष्य देश के सभी विधायकों को एक मंच पर लाना है ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। तो इसका लक्ष्य यह है कि सभी विधायकों को एक मंच पर लाना है ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। यह विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे यह कागज़ को समाप्त, मतलब कागज़ के उपयोग को कम करने में मदद करेगी और सभी डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करेगी। फिर अगला टॉपिक है जिलों के निर्माण या उत्साधन, क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो यह न्यूज़ में क्यों आ गया? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाए हैं, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया क्योंकि पश्चिम बंगाल ने ऐसा कुछ किया है। जिले के निर्माण या विघटन कैसे किए जाते हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इस संबंध में संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित है। तो संपूर्ण शक्ति किसमें? तो राज्य सरकार में है। राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर नए जिले का निर्माण या विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा कि जिला निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि जिले या रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। यहाँ पे निर्माण में ऐसा कोई केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती, परंतु अगर किसी जिले का नाम परिवर्तन या फिर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। अगला टॉपिक विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति, मतलब पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यह टॉपिक सुर्खियों में क्यों आ गया, आइए देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्माण करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायिका के पूर्व विधानसभा सदस्य MLA के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकती है। मतलब जो भी विधानसभा अध्यक्ष होगा वह उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य मतलब MLA के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकती है। यह हुआ था किस लिए? तो 2014 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष के 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था बल्कि उसके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार उन्हें पेंशन व अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था। तो यह इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि 2014 में बिहार में ऐसे घटना हो गई थी जिससे कि जो भी अध्यक्ष थे वह किसी मतलब मेंबर को पूर्व विधायक का दर्जा उसका समाप्त कर दिए थे, जिससे उसका पेंशन और भत्ता रुक गया था।
किहोतो होलोहन बनाम जीवहालू और अन्य 1992 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है। तो इनकी शक्ति जो भी है 10वीं अनुसूची के अंदर विधायक व न्यायिक पूर्वावलोकन के अंदर आता है, मतलब कानून उस पर चाहे, मतलब जुडिशरी उस पर चाहे तो पूर्वावलोकन कर सकती है। फिर राजभाषा पर संसदीय समिति, कमेटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यह न्यूज़ में आ गया क्योंककि हाल ही में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया? 1976 में। किस अधिनियम के तहत? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। इसका गठन गृह मंत्रालय करता है, यह ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। यह समिति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सौंपेगा कार्य या अधिदेश, इसके कार्य, इनको कार्य क्या सौंपा गया था, आइए देख लेते हैं। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना, साथ ही आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना। तो इसका उद्देश्य यह था कि मतलब हिंदी का उपयोग किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इसको देखरेख करना, और आधिकारिक संचार मतलब जो भी ऑफिशियल ड्यूटी होगा उसमें हिंदी का उपयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सिफारिश करना। अगला टॉपिक है पूर्वोत्तर परिषद, मतलब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। यह न्यूज़ में क्यों आ गया, तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने NEC के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया है। इसलिए यह न्यूज़ में आ गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के 8 विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने के लिए कहा है। तो यह 8 स्तंभ कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। शक्ति, विद्युत, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक गैस, खेल और क्षमता निर्माण, ये सभी 8 इसके लक्ष्य हैं। फिर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो यह त्रिपुरा में हुआ था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग थे, उनका गृह प्रवेश कार्यक्रम किया गया। तो आइए इसमें देख लेते हैं पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है क्या। तो इसकी स्थापना संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में की गई थी। फिर नियंत्रक निकाय, यह क्या है, तो यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। फिर इसका संरचना कैसे हो, तो केंद्रीय गृह मंत्री NEC के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें 8 राज्य हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। तो इसमें 7 सिस्टर्स के साथ साथ सिक्किम भी शामिल है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है। इसके कार्य क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, तो यह इसके कार्य हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद मतलब जोनल काउंसिल। यह न्यूज़ में क्यों आ गया, तो आइए देखते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल हैं। तो इसकी बैठक हुई थी कोलकाता में। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इसमें शामिल हैं। अन्य क्षेत्रीय परिषद, मतलब अन्य क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से, यह देख लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएगा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा नागर हवेली। फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। फिर क्षेत्रीय परिषद के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्थापना हो जाएगी संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 SRA। इसकी संरचना क्या क्या है, तो देखते हैं। अध्यक्ष इसका हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, सदस्य हो जाएंगे प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा उस जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेश के 2 सदस्य। इसके कार्य क्या हो जाएंगे, तो निम्नलिखित के संबंध में चर्चा करने और सिफारिश देना, मतलब नीचे जो टॉपिक है उसके बारे में दिया हुआ है। आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य के पुनर्गठन से संबंधित या उत्पन्न होने वाली कोई मामला। तो ये सभी इनके कार्य हैं। तो इसे एक साथ यह दूसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। तीसरा हेडिंग शुरू होगा, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे पहला टॉपिक हो जाएगा 7वीं अनुसूची में सुधार, रिफॉर्म इन 7th शेड्यूल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो यह 7वीं अनुसूची में सुधार के बारे में दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची में हम लोग शक्तियों का बंटवारा देखे हुए, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हैं। तो इसी में कुछ सुधार है। ये सुर्खियों में क्यों रहा, आइए देखते हैं। हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। ठीक है, इसलिए इसमें यह सुर्खियों में रहा। 7वीं अनुसूची के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। यह अनुच्छेद इस सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को 3 सूचियों यथा संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के रूप में निर्दिष्ट करती है। अनुच्छेद 248 संसद को विशिष्ट शक्ति प्रदान करती है। किस बारे में, तो आइए देखते हैं। विशिष्ट शक्ति ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करता है जिसका राज्य सूची या संवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है। तो मतलब विशिष्ट शक्ति ऐसी शक्ति है जो ना ही राज्य सूची में वर्णित है, ना ही संवर्ती सूची में वर्णित है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। 7वीं अनुसूची में संशोधन। 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो इसे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसका संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि भाग 20 में है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदन सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के बहुमत लगेगी। पहला, कुल सदस्य संख्या, मतलब जितने सदस्य संख्या है 545, उसका बहुमत मतलब उससे आधे से अधिक। फिर उपस्थित और मतदान करने वाले जितने भी लोग हैं उसका 2/3 से ज़्यादा। और फिर आधे से अधिक विधानसभा में साधारण बहुमत से इसे पारित होना होगा, तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है, तो मतलब जो भी इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित होते हैं उसमें अन्य प्रावधान कौन कौन से है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी विधि, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसी प्रक्रिया स्वयं अनुच्छेद 368। ठीक है, तो ये सभी भी इसी बहुमत के हिसाब से संशोधित होती है। तो आइए इसमें अन्य प्रावधान क्या क्या किए हुए, तो सूची लिस्ट प्रणाली को बनाए रखने के पीछे तर्क। तो इसके पीछे तर्क क्या है, तो भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु। फिर दूसरा तर्क है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। फिर प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए। फिर संतुलित आर्थिक विकास हेतु। और अगला है उत्तरदायी गवर्नेंस को बनाए रखने हेतु। तो यह सभी इसके पीछे तर्क दिए हुए कि इसे क्यों बनाए रखना चाहिए। तो फिर 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल है। कौन कौन सी सूची है, सूची 1 या संघ सूची। इसके संबंध में संसद के पास विशेष शक्ति है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग आदि। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, मूल रूप से ये 97 थे। तो इसमें संशोधन करते करते इसमें 100 विषय हो गया, पहले 97 विषय थे इसमें, और इसमें कानून केवल संघ बना सकता है। फिर सूची 2 या राज सूची। इसके संबंध में राज्य विधानमंडलों के पास विशेष शक्ति है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दाव और जुआ आदि। राज्य सूची में 61 विषय हैं शामिल है, मूल रूप से इसमें 66 थे। तो संशोधन करते करते 66 से 61 हो गए इसमें विषय की संख्या, और इस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। फिर अगला है सूची 3 या समवर्ती सूची। इस संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्ति प्राप्त है, जैसे शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा, वन आदि। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, मूल रूप से इसमें 47 थे, मतलब पहले इसमें 47 थे, अब संशोधित करके इसमें 52 विषय शामिल हो गए हैं। फिर 7वीं अनुसूची का विकास। इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था।
इसमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व था। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगर पालिका परिषदों और ग्रामीण जिला बोर्डों की शुरुआत की थी। फिर 1909 में भारतीय सरकार अधिनियम 1909 के प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए थे। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई थी। फिर 1919 में हुआ था भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्र और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया था। इससे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया। तो इसका मतलब अंतिम रूप से जो भी था मतलब डिवीज़न हुआ 1935 में किया गया था और उसे अब तक बरकरार रखा गया भारतीय संविधान में। तो अगला टॉपिक है सतलज यमुना लिंक नहर, सतलज यमुना लिंक कैनाल। तो इसे हम अगले दिन करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। यह तीसरा मुख्य टॉपिक का पहला भाग था संपत्ति सूची में सुधार। केंद्र समझ में। तो उम्मीद है कि आपको यह हमारी पहल अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें आपको कैसी लग रही है। और अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके अपना सपोर्ट हमें दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।